जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछली क्लास में भूगोल यानी कि जियोग्राफी स्टार्ट किया था और इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। इसके साथ ही साथ में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भूगोल यानी कि जियोग्राफी की परिभाषाएं मैंने आपको बताया था, सामान्य परिभाषा बताया था, रिचर्ड के अनुसार क्या परिभाषा होती है, स्ट्रैबो के अनुसार क्या परिभाषा होती है, इन सभी को मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका था। इसके अलावा भूगोल का जो वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल से पिछली क्लास में बता चुका हूं। इसके साथ ही साथ आज से मैं आपका ये भूगोल मूल रूप से स्टार्ट कर रहा हूं ब्रह्मांड यानी कि द यूनिवर्स से, और भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ। क्लास के बारे में भी, ये क्लास कैसे चलेगी, आपकी फ्री है या पेड है, इन सभी आपको इंफॉर्मेशन लेना है तो आप पिछली क्लास को जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज से मूल रूप से भूगोल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से। तो देखिए, ब्रह्मांड पढ़ने के लिए आप कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आज से आप कुछ नए तरीके से आप पढ़ेंगे और आज के बाद आपको दोबारा यकीनन मानिए कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो देखिए, ब्रह्मांड के बारे में जानने से पहले हम लोग दूरी मापने की कुछ इकाइयां बताएंगे। जैसे लाइट ईयर होता है यानी कि प्रकाश वर्ष होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है यानी कि खगोलीय इकाई होता है, इसके अलावा पार्सेक होता है। तो इन सभी दूरियों पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ब्रह्मांड क्या है इसकी परिभाषा पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी संकल्पनाएं दी गई हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद थ्योरी यानी कि सिद्धांत पर हम लोग बात करेंगे। फिर ब्रह्मांड के साक्ष्य क्या मिले हैं, ब्रह्मांड से सिद्धांत से संबंधित उन साक्ष्यों पर भी हम लोग गौर करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दूरी मापने इकाई से। लेकिन आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। भूगोल के संपूर्ण क्लास आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा, एस्ट्रोनॉमी वाला जो पोर्शन है, ब्रह्मांड है, सौरमंडल है, उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। और ब्रह्मांड से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ब्रह्मांड पढ़ेंगे, ब्रह्मांड में ये सारी चीजें के देखने के बाद तारों का जन्म, विकास और विनाश देखेंगे। उसके बाद फिर सौरमंडल के बारे में हम लोग देखेंगे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पृथ्वी पर आएंगे, स्थल मंडल से स्टार्ट करेंगे। ये सभी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। आइए स्टार्ट करते हैं द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में सबसे पहला पॉइंट है कि दूरी मापने की इकाई। तो देखिए, दूरी मापने की इकाई ब्रह्मांड में, वैसे आप यहाँ पर क्या होता है कि किलोमीटर से आप मापते हैं, इंच से मापते हैं, मीटर से मापते हैं, लेकिन चूंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है तो यहाँ पर मापने की इकाई भी बहुत बड़ी बड़ी है। तो आइए देखते हैं दूरी मापने की इकाई। तो दूरी मापने की इकाई मुख्य रूप से तीन है। आप पहली हेडिंग डालिएगा दूरी मापने की इकाई। आप लोग पेन ले लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। हम बिल्कुल धीमे से चलेंगे। आपको अगर जो लोग स्पीड में देखना चाहते हैं वो 3 डॉट पर क्लिक करके वहां से स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दूरी मापने की इकाई। तो दूरी मापने की इकाई मैंने आपको बताया, पहला मैंने आपको बताया एस्ट्रोनॉमिकल। कौन सा बताया? एस्ट्रोनॉमिकल होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या हुआ? खगोलीय इकाई। कौन सी होती है? खगोलीय इकाई होती है। दूसरे नंबर पे आएंगे तो लाइट ईयर। लाइट ईयर को क्या कहते हैं हिंदी में? लाइट ईयर को कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा है पारसेक। कौन सा है? इसके अलावा है पारसेक, इसे हिंदी में भी पारसेक ही लिखते हैं। तो ये तीन दूरियां हो गई। देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है यानी कि खगोलीय इकाई क्या होता है, ये भी दूरी मापने की एक इकाई है। तो यहाँ मान लीजिए क्या है, यहाँ मान लीजिए सूर्य है। यहाँ पर क्या है भाई साहब? यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर हमारी क्या है? पृथ्वी है यानी कि अर्थ है। यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है यानी कि अर्थ है। तो देखेंगे आप, जो सूर्य से पृथ्वी तक के बीच की दूरी है, सूर्य से
पृथ्वी तक के बीच की जो औसत दूरी है, क्या है, फिर सूर्य से पृथ्वी तक के बीच की जो औसत दूरी है, क्या है, औसत जो दूरी है, इसी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। और इसको अगर पूछा जाए कितना है तो 1.5 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर है। कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर, यानी कि 1.5 गुणे 10 के पावर 8 किलोमीटर ये दूरी होती है। चूंकि पृथ्वी देखिए, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है सूर्य की, तो सूर्य से पृथ्वी कभी दूर जाती है तो कभी नजदीक आती है। यहाँ देखेंगे यहाँ से दूरी ज्यादा है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो नजदीक है, तो इसलिए इसकी एक औसत दूरी निकाली गई है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं या इसी को खगोलीय इकाई कहते हैं। तो पहली इकाई आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। और कितना होता है, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में देखिए आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी ही क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। इसको आप देखेंगे तो आप जानते हैं 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी होती है, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होती है। ये क्या होती है, दूरी होती है, किसकी, प्रकाश वर्ष की। तो क्लियर हो गया, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी ही क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी चलता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। जैसे आप देखते हैं सूर्य की रोशनी यानी कि सूर्य की किरण यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग मात्र 8 ही मिनट में पहुंच आता है, जबकि आप दूरी देखेंगे तो लगभग 15 अरब है, कितना, सॉरी 15 करोड़ है, लगभग कितना है, 15 करोड़ है इसकी दूरी। लेकिन आप देखेंगे 8 मिनट में ही ये क्या करता है, सूर्य से पृथ्वी तक क्या आता है, प्रकाश पहुंचाता है सूर्य से पृथ्वी तक। तो यही क्या है, प्रकाश वर्ष है। तीसरे नंबर पे आते हैं पारसेक। पारसेक क्या है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है, पहला पॉइंट देखो हो गया, दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि जो एक प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 लाइट ईयर, मतलब कि एक पारसेक बराबर दूरी कितनी होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसे आपको याद रखना है। तो आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अगर आपसे ब्रह्मांड की दूरी मापने की इकाई पूछा जाए, इसका क्रम ही मिलाने का हो सकता है। एक खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटी होती है, उसके बाद प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है, तीसरे नंबर पे पारसेक यानी कि पारसेक होता है, और ये सबसे बड़ी इकाई होती है। इससे छोटी प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष से छोटा खगोलीय इकाई होता है। तो ये मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट क्लियर कर दिया कि दूरी मापने का इकाई। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। ये क्या हो गया, दूरी मापने की इकाइयां हो गए। तो दूरी मापने की इकाइयां 3 हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जिसे क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। दूसरा लाइट ईयर है जिसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, और तीसरा क्या है, पारसेक है। तीसरा कौन सा है, पारसेक है। अब आइए ब्रह्मांड पर। अब ये तो दूरी हो गया। दूरी मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको जब मैं बताने लगूं कि जो सौर मंडल है, सूर्य है, सूर्य से जो गैलेक्सी है मंदाकिनी है, उसके बीच की दूरी लगभग 27,000 क्या है, 27,000 प्रकाश वर्ष है। तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 27,000 प्रकाश वर्ष जो है वो आपको दूरी मापने में, प्रकाश वर्ष जैसे मैं नाम लूं तो आपके मन में आ जाना चाहिए
चाहिए कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्यात में चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये आपके माइंड में पॉइंट आ जाना चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको दूरी मापने की इकाई को बता दिया। अब आइए ब्रह्मांड की परिभाषा। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड क्या है, तो आपके मन में आता होगा कि ब्रह्मांड क्या हो सकता है, बहुत बड़ा है कि छोटा है कि कितना बड़ा है, आपके मन में तरह तरह के प्रश्न आते होंगे। तो ब्रह्मांड की परिभाषा यानी कि ब्रह्मांड क्या है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप एक कार्य करें। देखिए, जो भी चीज आपको दिखाई देता है, जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, वो सभी के सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। जैसे आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से आप चंद्रमा को देखते हैं, पृथ्वी से आप सूर्य को देखते हैं, पृथ्वी से ही वैज्ञानिक किसको देखते हैं, आकाश गंगाओं को देखते हैं, पृथ्वी से ही वैज्ञानिक निहारिकाओं को देखते हैं, पृथ्वी से वैज्ञानिक तारों को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। तो ये सभी के सभी जो सम्मिलित रूप हैं, इसी को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो क्लियर हो गया, जिस भी चीज का अस्तित्व है दुनिया में, जिस भी चीज का अस्तित्व है वो सभी के सभी ब्रह्मांड। मैं विश्व नहीं कह रहा, क्योंकि विश्व में केवल 7 महाद्वीप यानी कि पृथ्वी पर ही हो जाएगा, और दुनिया का मतलब ब्रह्मांड में आप चले जाएंगे। तो जैसे कहते हैं नहीं, आपकी दुनियादारी छोड़ो, तो दुनियादारी जो छोड़ते हैं, तो दुनियादारी आप जो छोड़ते हैं, तो देखिए दुनियादारी से क्या मतलब है। देखिए परिभाषा आप इसकी लिख लीजिए कि दुनिया में जिस भी चीज का अस्तित्व है, साथ साथ लिखते चलेंगे, बोर नहीं होंगे, नहीं मैं लिखने लगूंगा तो आप बोर हो सकते हैं। इसलिए आप लोग पेन कॉपी लेकर नोट्स, देखिए मैं वैसे बता के भी आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन आपकी नोट्स भी तैयार होती रहे, इसलिए मैं आपको लिखते हुए और बढ़िया से अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो दुनिया में जिस भी चीज का अस्तित्व है, दुनिया में जिस भी चीज का अस्तित्व है, जिस भी चीज का अस्तित्व है, जिस भी चीज का अस्तित्व है वे सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। ये आपको परिभाषा लिख लेना है। जैसे अंतर्गत आते हैं और उसके बाद जैसे लिखिएगा, जैसे में लिखिएगा, जैसे मान लीजिए परमाणु है या सूक्ष्म अणु है, कोई परमाणु है या सूक्ष्म कोई अणु से लेकर आकाश गंगा तक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। तो परिभाषा क्लियर हो गई, ब्रह्मांड कहते हैं। उदाहरण में जैसे आप लिख सकते हैं, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गए, अन्य तारे हो गए, अन्य आकाशीय पिंड हो गए, ये सभी के सभी इसके उदाहरण है। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट कि यानी कि आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड क्या है, तो आप कह सकते हैं जिस भी चीज का अस्तित्व है वो सभी के सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, तारा है, अन्य आकाशीय पिंड है, उल्का पिंड है, धूमकेतु है, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर लिखा हूँ, एक सूक्ष्म अणु यानी परमाणु से लेकर, आप अणु या परमाणु भी कह सकते हैं, एक सूक्ष्म अणु यानी परमाणु से लेकर इतनी बड़ी गैलेक्सी है आकाश गंगा तक के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको केवल एक ही पॉइंट याद रखना है कि जिस भी चीज का, दुनिया में जिस भी चीज का अस्तित्व है वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। इसे आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट क्लियर कर दिया। पहला पॉइंट मैंने आपको दूरी मापने का इकाई क्लियर किया, दूसरा पॉइंट मैंने परिभाषा में आपको इतना ही केवल याद रखना है कि जिस भी चीज का अस्तित्व है वही ब्रह्मांड है, वो सभी के सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। वो सूक्ष्म कण से लेकर बड़ी बड़ी जो आकाश गंगाएं हैं हजारों लाखों करोड़ों में अरबों में, वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ब्रह्मांड के अंतर्गत आएंगे। हम आप भी ब्रह्मांड के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है ये क्या है, ब्रह्मांड
ब्रह्मांड के अंतर्गत आती है। तो पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये सभी के सभी व्यक्ति हो गए, पशु हो गए, मानव कोई भी व्यक्ति है या कोई भी पशु है, कोई जीव जंतु है, कोई भी पदार्थ है, वो सभी के सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आएगा। इसे आपको याद रखना है। अब तीसरा पॉइंट आइए संकल्पना पर। किस पर आएंगे? संकल्पना पर। देखिए तीसरी हेडिंग डालिएगा संकल्पना। संकल्पना में सबसे पहला बिंदु आप देखेंगे, सबसे पहला बिंदु आप देखेंगे, आते हैं एक व्यक्ति हैं यूनान के, एक व्यक्ति हैं ग्रीस यूनान के, जिनका नाम है क्लॉडियस, जिनका नाम है क्लॉडियस टालमी महोदय। क्या नाम है? क्लॉडियस टालमी महोदय। देखिए क्लॉडियस टालमी महोदय जी ने 140 एडी में, 140 एडी में यह बताया कि जो पृथ्वी है हमारी, जो पृथ्वी है हमारी, यानी कि जो अर्थ है हमारी, इसके चारों ओर सूर्य क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। इसके चारों ओर सूर्य क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। ये क्या है? ये सूर्य है। सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है? अर्थ यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये किसने बताया? टालमी महोदय जी ने बताया। कब बताया? 140 ईस्वी में। कब बताया? 140 ईस्वी में। इन्होंने कहा देखिए जो ये अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी को आप क्या कह सकते हैं? भू कह सकते हैं। और पृथ्वी केंद्र में है, इसलिए आप इसे केंद्रित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केंद्रित कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भू केंद्रित अवधारणा, अगर आपसे पूछा जाए भू केंद्रित अवधारणा किसने दिया था, तो टालमी महोदय जी ने दिया। या इसी को आपसे पूछ सकता है इंग्लिश में जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक अवधारणा अगर आपसे पूछा जाए, जियोसेंट्रिक अवधारणा अगर आपसे पूछा जाए, तब भी किसने दिया था? टालमी महोदय ने। भू केंद्रित को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए भू का मतलब जियो होता है, केंद्रित का मतलब सेंट्रिक होता है। तो इसे आपको याद रखना है। तो क्लियर हो गया पॉइंट? ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया पहला पॉइंट संकल्पना। देखिए संकल्पना से ही सिद्धांत का जन्म होता है। संकल्पना ही, संकल्पना का मतलब देखिए इसमें लिखा हुआ है कल्पना, सम प्लस कल्पना। कल्पना का मतलब तो होता है किसी चीज की कल्पना करना। जब आप किसी चीज की कल्पना करेंगे और उसको आप करेंगे, बनाएंगे, तो जब उसी को आप सिद्ध कर देंगे तो उसी को सिद्धांत कहा जाता है, उसी को थ्योरी की जाती है। यानी कि थ्योरी से पहले, सिद्धांत से पहले संकल्पना की जाती है। ये आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले क्या होती है? कल्पना होती है, यानी कि संकल्पना की जाती है। फिर दूसरे व्यक्ति आते हैं बारहमिहिर। कौन आते हैं? बारहमिहिर आते हैं। ये भारत के व्यक्ति थे। बारहमिहिर आते हैं, भारत के व्यक्ति हैं। ये 6वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे? 6वीं शताब्दी में आए थे। इन्होंने बताया कि जो सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, पृथ्वी कर रही है। देखिए सबसे पहले 6वीं शताब्दी में ही बारहमिहिर महोदय जी ने बता देते हैं भारत के कि जो सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहे हैं? पृथ्वी, न कि पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य कर रहा है। ये किसने बता रहे हैं? बारहमिहिर बताते हैं 6वीं शताब्दी में। लेकिन दुर्भाग्य की बात भारत की यह है कि भारत ने इसको विश्व स्तर पर नहीं रख पाया। और विश्व स्तर पर जिसने रखा उसका नाम है निकोलस कॉपरनिकस। क्या नाम है? निकोलस कॉपरनिकस, या इसी को निकस कहते हैं, कॉपरनिकस। इन्होंने बताया कि जो सूर्य है, इन्होंने बताया कि जो सन है यानी कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। देखिए यहाँ पर जो टालमी महोदय जी थे, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य परिक्रमा कर रहे हैं, जबकि निकोलस कॉपरनिकस महोदय कह रहे हैं, कॉपरनिकस महोदय कह रहे हैं कि सूर्य केंद्र में है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह सभी के सभी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। इसके अलावा कॉपरनिकस महोदय ने यह भी बताया कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है, इसके साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। 2 पॉइंट इन्होंने बढ़ा दिया। इसीलिए कॉपरनिकस को क्या कहा जाता है?
आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, शास्त्र के जनक के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो निकोलस कॉपरनिकस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉपरनिकस ने ही पहली बार, देखिए ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, सूर्य केंद्र में है, इसलिए इसे केंद्रित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य केंद्रित अवधारणा कहा जाता है। सूर्य केंद्रित अवधारणा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। तो इसे आपको याद रखना है। तो कॉपरनिकस महोदय ने कौन सी अवधारणा दिए थे? सूर्य केंद्रित अवधारणा दिए थे, इसीलिए इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक नाम से जाना जाता है, या इसी को हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताया महत्वपूर्ण। आपसे देखिए, अगर पूछा जाए कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, इसको किसने बताया था? आपको आंसर निकोलस कॉपरनिकस को ही लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वह भारत का कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया था कि सबसे पहले यह बताया था कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, तो तब आपको आंसर लगाना होगा बारामीहिर। लेकिन आपसे सिंपल पूछता है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो निकोलस कॉपरनिकस कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इसीलिए इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। तो मैंने आपको 2 संकल्पनाएं बताया, एक भूकेंद्रित संकल्पना बताया और दूसरा कौन सा बताया? सूर्य केंद्रित। यहाँ पर देखिए टालवी महोदय जी ने जो संकल्पना दिए थे, यहाँ पर पृथ्वी केंद्र में है, इसीलिए इसे भूकेंद्रित संकल्पना कहा जाता है और सूर्य उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। जबकि कॉपरनिकस महोदय कहते हैं कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं? इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए इसे सूर्य केंद्रित अवधारणा या हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के नाम से जाना जाता है। अब आइए सिद्धांत। तो आप हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। तो देखिए सिद्धांत 3 दिए गए हैं मुख्य रूप से। सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं? देखिए, सबसे पहला सिद्धांत दिया गया है साम्यावस्था सिद्धांत। कौन सा दिया गया है? साम्यावस्था सिद्धांत। देखिए मैंने आपका 3 पॉइंट क्लियर कर दिया, दूरी मापने की इकाई, परिभाषा और संकल्पना। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, सिद्धांत जो सबसे महत्वपूर्ण है इस क्लास का। ठीक है, तो साम्यावस्था सिद्धांत। दूसरा आप लिखेंगे दोलन सिद्धांत। पहला साम्यावस्था सिद्धांत आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, और दूसरा दोलन सिद्धांत, तीसरा आता है बिग बैंग थ्योरी। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिग बैंग थ्योरी ही है, लेकिन हम लोग सबसे पहले थोड़ा से शार्ट में बिल्कुल साम्यावस्था को समझ लेते हैं और दोलन सिद्धांत को समझ लेते हैं, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी को अच्छे से डिटेल से देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आइए देखते हैं साम्यावस्था सिद्धांत। देखिए साम्यावस्था सिद्धांत क्या होता है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए इस सिद्धांत को किसने दिया था। तो जो साम्यावस्था सिद्धांत था इसे किसने दिया था? तो हर्मन बांडी ने दिया था। किसने दिया था? हर्मन बांडी ने दिया था। और एक लोग थे थॉमस गोल्ड। कौन थे? थॉमस गोल्ड। तो 2 लोगों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेज। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेन महोदय ने दिए थे। और ये कहाँ के थे? तो बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, या फिलोसफर कहा जाता है, प्राचीन काल के फिलोसफर। ठीक है, तो देखिए साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत, ये 3 महत्वपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दिया गया। आप हेडिंग डालेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, फिर उसके बाद 3 कॉलम बनाएंगे, साम्यावस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद पहला आप देखेंगे जो साम्यावस्था सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हर्मन बांडी और
और थॉमस गोल्ड महोदय जी ने दिया था। जो दोलन सिद्धांत है एलन संडेज जी ने देते हैं और जो बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत है जॉर्ज लेमेंटियर महोदय देते हैं। तो आइए सबसे पहले शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं साम्य अवस्था सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, उसके बाद डिटेल से देखेंगे बिग बैंग थ्योरी। तो आइए सबसे पहला साम्य अवस्था। साम्य अवस्था हरमन बांडी और थॉमस गोल्ड ये कहते हैं कि जैसा ब्रह्मांड अभी है, जैसा ब्रह्मांड अभी है ऐसा ही रहेगा। इन्होंने कहा जैसा आज है ऐसा ही रहेगा। ये मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि जो ब्रह्मांड है ये पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसा है और कल भी ऐसा रहेगा। कौन कह रहे हैं? हरमन बांडी कह रहे हैं और थॉमस गोल्ड महोदय कह रहे हैं साम्य अवस्था सिद्धांत में एक कह रहे हैं कि जो ये साम्य अवस्था सिद्धांत है हरमन बांडी और थॉमस गोल्ड महोदय ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है प्रेजेंट टाइम पे जैसे पहले था वैसा ही आज है और वैसा ही कल भी रहेगा, यानी कि हमेशा का हमेशा साम्य अवस्था में यह ब्रह्मांड बना रहेगा। यही सिद्धांत साम्य अवस्था सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत को हरमन बांडी और थॉमस गोल्ड महोदय जी ने दिए थे, इसे आपको याद रखना है। लेकिन एक आते हैं एडविन पी हब्बल महोदय आते हैं। एडविन हब्बल महोदय ये कहते हैं कि दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए ये सिद्धांत क्या होता है? फ्लॉप हो जाता है, यानी कि ब्रह्मांड साम्य अवस्था में नहीं है। एडविन पी हब्बल के बारे में आगे अभी हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोलन सिद्धांत आप देखे होंगे, आप मेले में गए होंगे, कहीं ना कहीं आप किसी मेले में गए होंगे तो वहां पर आप देखेंगे इस झूला एक बना होता है। क्या होता है? झूला बना होता है। ये झूला कभी इस साइड जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर इस साइड आएगा, फिर यहाँ से इस साइड जाएगा, ऐसे ऐसे ये झूला क्या होता है? झूला, इस पर बच्चे बैठते हैं, बूढ़े भी बैठते हैं, जवान भी, यंग भी बैठते हैं, मतलब सभी लोग इस पर बैठते हैं इस झूले पर। तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं। जो ये इस तरह की अवस्था होती है यही दोलन सिद्धांत पर ही कार्य करती है। तो संडेज महोदय ये कहते हैं कि ब्रह्मांड का अगर जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु भी होगी, इसका अंत भी होगा और अंत होने के बाद पुनः जन्म होगा और फिर से अंत होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डॉक्टर एलन संडेज महोदय थे, इन्होंने जो दोलन सिद्धांत कहा था, इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड बना है, जो ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, ये ब्रह्मांड आज जैसे ये ब्रह्मांड जो बना है, जो ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, ये कभी न कभी व्यापक रूप का ब्रह्मांड बनेगा, यानी कि व्यापक ब्रह्मांड बनेगा। जितना अधिकतम बन सकता होगा उतना बनेगा। उसके बाद क्या होगा? इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, यानी कि इस ब्रह्मांड की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद पुनः ब्रह्मांड का जन्म होगा, फिर ये व्यापक अवस्था में जाएगा, विकास होगा, फिर व्यापक रूप में होगा, उसके बाद फिर से मृत्यु हो जाएगी, फिर जन्म होगा। मतलब यही जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार या पूरे विश्व में ये कहते हैं कि जिसका भी जन्म हुआ है उसका एक ना एक दिन मृत्यु होना तय है। उसी प्रकार से डॉक्टर एलन संडेज महोदय जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर आज हुई है तो इसका अंत भी कभी न कभी होगा। एक कौन कहते हैं? डॉक्टर एलन संडेज। एक काफी हद तक अच्छा सिद्धांत था, लेकिन ये भी थोड़ी सी कमियों के कारण ये भी फ्लॉप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है बिग बैंग थ्योरी या जॉर्ज लेमेंटियर का सिद्धांत। इस पर आइए हम लोग बात करते हैं डिटेल से। तो ये दोनों सिद्धांत क्लियर हो गए, यानी कि साम्यावस्था सिद्धांत हरमन बांडी और थॉमस गोल्ड महोदय ने दिया था। इनका कहना था कि जैसा है ब्रह्मांड ऐसा पहले भी था और ऐसा आज भी है, ऐसा कल भी रहेगा। लेकिन दोलन सिद्धांत में डॉक्टर एलन संडेज कहते हैं कि जिसका भी जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यदि आज हुई है तो इसका ब्रह्मांड का
अंत भी होगा। यही सिद्धांत क्या कहलाया? यही सिद्धांत दोलन कहलाया। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो एलन संडेज महोदय ने दिया था। इस बात को आपको याद रखना है। अब आइए, सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत दिया जाता है उसे कहा जाता है महाविस्फोटक का सिद्धांत। हेडिंग डालिएगा, महाविस्फोटक का सिद्धांत। देखिए, इसको कहा जा रहा है, विस्फोट केवल नहीं, महाविस्फोटक का सिद्धांत कहा जा रहा है। महाविस्फोटक का सिद्धांत कहा जाता है, या इसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके बाद लिखिए, उसके बाद इसको भी लिख लीजिएगा। जॉर्ज लेमेंटेयर ने यह सिद्धांत दिया। देखिए, इन्होंने बताया, जो जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय थे, ये बेल्जियम के व्यक्ति थे। बेल्जियम के व्यक्ति थे। इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है हमारा आज प्रेजेंट टाइम पे, वो एक समय ऐसा था जिसका कोई समय सीमा नहीं है, उसे आदिकाल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आदिकाल कह सकते हैं। या आप अनंत का प्रयोग करते हैं, मैथ में मैथ आप लगाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? अनंत शब्द का प्रयोग इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। यानी कि आदिकाल या अनंत काल में क्या होता था? आदिकाल या अनंत काल में एक शून्य या गोला हुआ करता था। अब देखिए, गौर से थोड़ा सा समझिएगा। ये सिद्धांत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत, यही सबसे सर्वमान्य सिद्धांत भी है। तो आप लोग इसे अच्छे से थोड़ा से समझिएगा। देखिए, इन्होंने कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय ये बताते हैं कि आदिकाल यानी कि अनंत काल यानी कि आदतन काल में क्या होता था? एक शून्य या गोला हुआ करता था। इस शून्य या गोला का नाम क्या था? अगर पूछा जाए तो सिंगुलैरिटी था। क्या था? सिंगुलैरिटी था। इस बिंदु या गोले या पिंड का नाम क्या था? सिंगुलैरिटी था। और इसके पास में सर्वाधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। क्या थी? सर्वाधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। इसे आपको याद रखना है। सर्वाधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। अब सोचिए, एक बिंदु है, एक मटर के दाने के समान एक बिंदु है, इसके नाम क्या रखा गया है? सिंगुलैरिटी रखा गया है। इसका नाम सिंगुलैरिटी रखा गया है। और इसके पास में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कार्य क्या होता है? कि चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना, चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे आप किसी पार्क में जाते हैं तो वहां पर तरह तरह के आपको मानचित्र दिखाई देते हैं और चित्र दिखाई देते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें, घटनाएं ऐसी दिखाई देती हैं जिसको आप देखित होकर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ही इसी सिद्धांत पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कार्य करता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होता है? चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी ओर बुलाता है। इसे आपको याद रखना चाहिए। तो इसके आसपास की जो भी चीजें थी, इसके आसपास की जो भी चीजें थी, वो क्या हुआ कि इस गोले में कैद हो गया और इस गोले का घनत्व बढ़ गया। क्या हुआ? इस गोले का घनत्व बढ़ गया। इस गोले का घनत्व बढ़ गया और इतना ज्यादा डेंसिटी बढ़ गया, इतना ज्यादा घनत्व बढ़ गया, इतना ज्यादा घनत्व बढ़ गया कि नासा के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है? 7 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है? महाविस्फोट होता है इस गोले में। इस छोटे से मटर के गोले में, मटर के दाने के जैसे गोले में क्या होता है? एक महाविस्फोट होता है। एक क्या होता है? महाविस्फोट। ये नासा के अनुसार है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा 15 अरब वर्ष पूर्व। कितना? 15 अरब वर्ष पूर्व। डेट पर आप मत जाइएगा, बहुत कंफ्यूज न मत होइएगा। ये डेट आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, इसलिए मैंने इस डेट को बताया हूं। ठीक है, तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया कि आदिकाल यानी कि अनंत काल में एक गोला या पिंड या बिंदु हुआ करता था, छोटा सा। उसके
उसका नाम क्या था? सिंगुलैरिटी था। क्या नाम था उसका? सिंगुलैरिटी था। और इसके पास में सर्वाधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, जिसके कारण इसके आसपास की जो भी चीजें थी इस गोले में कैद हो गया, इस गोले में कैद हो गया। और जब इस गोले में कैद हो गया, इसका क्या हुआ? घनत्व सर्वाधिक बढ़ गया। घनत्व क्या हुआ? सर्वाधिक बढ़ गया। इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि भाई साहब इस गोले में क्या हो जाता है? महाविस्फोट। और महाविस्फोट कब होता है? नासा के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व। वैसे बहुत सारी किताबों में दिया गया है 15 अरब वर्ष पूर्व इसका क्या होता है? महाविस्फोट होता है। यहीं से जन्म होता है। यहीं से क्या होता है? जब इसका महाविस्फोट होता है तो देखिए, जब इसका महाविस्फोट होता है तो क्या होता है? जो ये जैसे मान लीजिए एक पिंड था या बिंदु था, इसका जब महाविस्फोट हुआ तो इसमें जो भी चीजें थी यहाँ से क्या होंगे? पास आएंगे या दूर जाएंगे? यहाँ से सभी की सभी चीजें दूर जाएंगी, यहाँ से सभी की सभी चीजें दूर जाएंगे। यहाँ से जन्म होता है, यहाँ से क्या होता है? जन्म होता है। यहाँ से कई चीजों का जन्म होता है। सबसे पहला चीज जन्म होता है समय का। किसका जन्म होता है? सबसे पहला चीज आपको याद रखना है, सबसे पहला चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा, डिटेल से थोड़ा से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जन्म होता है। सबसे पहले किसका जन्म होता है? तीन चीजों का जन्म होता है। एक वस्तु का जन्म होता है, दूसरा दूरी का जन्म होता है, तीसरा समय का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? समय का। तो देखिए सबसे पहले तीन चीजों का जन्म होता है, वस्तु का जन्म होता है, दूरी का जन्म होता है और समय का। देखिए जैसे यहाँ पर कोई वस्तु थी, वो वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई तो ये क्या हो गई? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चीज जा रही है उसे वस्तु कह सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय करके गई होगी तो यहाँ से यहाँ दूरी होगा। और इस दूरी को जब तय करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा? समय लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा। इस तरीके से तीन चीजों का जन्म होता है, वस्तु का जन्म होता है, दूरी का जन्म होता है और समय का जन्म होता है। उसके बाद क्या होता है? कुछ समय बाद फिर तीन चीजों का जन्म होता है। फिर से तीन चीजों का जन्म होता है। पहला इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है, इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है। दूसरा प्रोटॉन का जन्म होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का जन्म होता है। देखिए सबसे पहले वस्तु, दूरी, समय, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ, प्रोटॉन का जन्म हुआ और न्यूट्रॉन का जन्म हुआ। उसके बाद क्या होता है कि परमाणु का जन्म होता है कुछ समय बाद। और बताया जाता है कि लगभग 3 लाख वर्ष बाद किसका जन्म होता है? परमाणु का जन्म होता है। परमाणु यानी कि एटम का जन्म होता है। तो कितने वर्षों के बाद? लगभग 3 लाख वर्ष के बाद। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले इसको समझ लीजिए क्रम को। उसके बाद क्या होता है कि 1 अरब वर्ष बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम वाली घटनाएं घटित होने लगती हैं। यानी कि हाइड्रोजन के बड़े बड़े बादल का विकास होने लगता है, बड़े बड़े बादल बनने लगते हैं। और यही बादल क्या होते हैं? झुंड के रूप में तब्दील होते हैं। यही झुंड क्या होता है? गैसीय पिंड का रूप लेता है। और यही गैसीय पिंड का जब घनत्व बढ़ जाता है तो क्या होता है? जो हाइड्रोजन इसमें रहते हैं वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगते हैं। और हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है तो नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होने लगती है। और उसी नाभिकीय संलयन की क्रिया से जो पिंड रहता है उसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलता है, ताप निकलता है। उसी ऊष्मा ताप से क्या होता है? वो पिंड चमकने लगता है। चमकते हुए पिंड को ही क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप, निहारिका का जन्म होता है, आकाशगंगा का जन्म होता है, तारा का जन्म होता है, फिर धीरे धीरे ग्रह का जन्म होता है, उपग्रह का जन्म होता है। उसके बाद आएंगे आप 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष बाद आएंगे आप, यानी कि आज के समय में आएंगे तो यहाँ पर जीव जंतुओं का, पृथ्वी का जन्म हुआ था इससे पहले ही। उसके बाद यहाँ पर जीव जंतुओं का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? जीव जंतुओं का जन्म होता है। लेकिन जीव जंतुओं का जन्म होता है यानी कि हम और आपका जन्म होता है। हम और आपका लगभग बताया जाता है कि 2 लाख वर्ष पुराना क्या होता है? जन्म होता है। उसे हम लोग पढ़ेंगे जब पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास बताएंगे तो वहां पर बताएंगे कैसे हम लोगों का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया।
मैंने आपको बताया बिग बैंग थ्योरी, ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर महोदय ने दिया था। इन्होंने बताया कि आदिकाल यानी कि अनंत काल में एक शून्य या गोला या पिंड या बिंदु हुआ करता था, उसके पास में सर्वाधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, जिसके कारण आसपास की चीजें उसमें सम्मिलित हुई और उसका घनत्व बढ़ा, और घनत्व बढ़ने के पश्चात क्या होता है? 13.7 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट होता है। इसी महाविस्फोट को महाविस्फोटक का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया जाता है। उसके बाद सबसे पहले 3 चीजों का जन्म होता है, वस्तु का, दूरी का और समय का जन्म होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जन्म होता है। उसके बाद 3 लाख वर्ष बाद लगभग परमाणु यानी कि एटम का जन्म होता है। उसके बाद हाइड्रोजन वगैरह का जन्म, हाइड्रोजन, हीलियम का जन्म होता है। और हाइड्रोजन क्या होते हैं? बड़े बड़े बादल बनने लगता है, और बड़े बड़े जब बादल बनने लगता है झुंड के रूप में संचयन इनका होता है, और इसी से क्या होता है? तारा बनता है, और तारा से क्या बनता है? तारा से आकाशगंगाओं का निर्माण होता है, और इसी आकाशगंगाओं से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो इस प्रकार से घटनाएं हुई। और उसके बाद क्या होता है? पृथ्वी वगैरह आते हैं, सूर्य आता है, पृथ्वी आती है, चंद्रमा आता है, तो पृथ्वी पर किसका? जीव जंतुओं का जन्म होता है, यानी हम लोगों का जन्म होता है। ये आपकी पूरी घटना है। अब आप इसे कैसे मानेंगे कि ये सही है या गलत है जो मैं बता रहा हूँ? मैं तो केवल बता रहा हूँ। यह सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर। इन्होंने पूछा गया कि भैया ये हम कैसे माने कि आप ये जो कह रहे हैं ये सही है। जब जॉर्ज लेमेंटियर से बताया गया, मतलब पूछा गया साहब से कि भैया ये बताइए कि ये कैसे हम माने कि ये चीज जो आप कह रहे हैं कि सही है, कि मतलब पहले पूरा ब्रह्मांड एक मटर के दाने के समान था, एक सूक्ष्म दाने के समान था, एक मटर के दाने के समान था। उस मटर के दाने के से आज इतना बड़ा ब्रह्मांड का जन्म हो गया। बहुत सारे संदेह होते हैं, उत्पन्न होते हैं कि बताइए एक छोटा सा दाना है, मान लीजिए एक छोटा सा मटर का दाना है, उस मटर के दाने से पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति हो गई। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये महोदय एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे आप क्या खाते हैं? एक गुलाब जामुन खाते हैं या बैर खाते हैं, उसका बीज क्या होता है? इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा सा होता है। उस बीज को जब आप बोते हैं, उसमें समय समय पर आप पानी वगैरह देते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा समय आता है कि वही बीज जो छोटा सा था वो बड़ा आकार ले लेता है और बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष के माध्यम से हमें फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति। लोगों ने कहा ये तो कहानी हम बता रहे हैं साहब, इसको साक्ष्य के रूप में हमें चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक सिद्ध मांगता है, और वैज्ञानिक क्या होता है कि जो सिद्ध करते हैं वही क्या होता है? सिद्धांत होता है। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको संकल्पना बताया, संकल्पना में तो केवल कल्पना की जाती है, लेकिन वही जब कल्पना सिद्ध हो जाती है तो उसी को सिद्धांत नाम दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बिग बैंग थ्योरी थे यह सिद्ध है। उसके बाद आते हैं एडविन हब्बल महोदय। अब आइए साक्ष्य हेडिंग डालिएगा, इसका साक्ष्य, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का साक्ष्य। आप साक्ष्य हेडिंग डालेंगे, उसमें पहला नाम आता है एडविन हब्बल महोदय का। क्या नाम आता है? एडविन हब्बल महोदय। एडविन पॉवेल इनका पूरा नाम है, एडविन पॉवेल हब्बल। एडविन पॉवेल हब्बल महोदय एक बढ़िया टेलीस्कोप बनाए। इन्होंने 1925 में ये बातें बताई थी। कब? 1925 ईस्वी में एडविन हब्बल महोदय ने एक प्यारा सा टेलीस्कोप बनाया, और उस टेलीस्कोप के माध्यम से इन्होंने देखा आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, आकाशगंगाओं की बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड अभी भी बढ़ रहा है, यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। किसने बताया? एडविन, इसी को पी भी कहते हैं, पॉवेल को शॉर्ट में पी भी कहते हैं। तो एडविन पॉवेल हब्बल महोदय जी बताते हैं, इन्होंने कहा कि जो ये आकाशगंगाएं हैं, ये मान लीजिए अपनी आकाशगंगा है मंदाकिनी, ये मान लीजिए क्या है? ये मान लीजिए अपनी आकाशगंगा है मंदाकिनी, और उसके बाद पड़ोसी जो हमारी आकाशगंगा है, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है देवयानी। इसको क्या कहा जाता है? देवयानी कहा जाता है, या इसी को
एंड्रोमेडा कहा जाता है, ठीक है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा कहा जाता है। तो देवयानी या एंड्रोमेडा आकाशगंगा, यहाँ पर मान लीजिए तीसरी कोई आकाशगंगा है। तो एडविन महोदय ये कह रहे हैं, इन्होंने टेलीस्कोप के माध्यम से जब देखा कि इन आकाश गंगाओं की बीच की दूरी बढ़ रही है, इन आकाश गंगाओं की बीच की दूरी बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मंदाकिनी है, यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर देवयानी है, एंड्रोमेडा है, यहाँ पर कोई और आकाश गंगा है। तो इन्होंने बताया कि जो इनके बीच की ये दूरी है ये अभी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये अभी भी बढ़ रही है, यानी कि ये ऐसे इस प्रकार से बढ़ रही है। इनके बीच का जो गैप है वो अभी भी बढ़ रहा है। इन कैसे पता करें, टेलीस्कोप के माध्यम से। किसके माध्यम से, टेलीस्कोप के माध्यम से। तो ये किसने बताया, एडविन पॉवेल हब्बल। इससे भी सिद्ध हो जाता है या सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी कि ये अगर आज ये इनका विस्तार हो रहा है, यानी पूरा ब्रह्मांड का आज विस्तार हो रहा है, फैल रहा है, तो यह एक समय ऐसा भी तो रहा होगा जब ये पूरे के पूरे नजदीक रहे होंगे। तो इससे समय वगैरह निकाल लिया, इनके बीच की जब दूरी जैसे जैसे बढ़ती है तो क्या होता है, जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे, एक चैप्टर है समय चाल दूरी, तो उसमें दो चीजों का अगर पता चल जाता है, यानी कि स्पीड का पता चल जाए, चाल का पता चल जाए, और चाल का पता चल जाए और दूरी का पता चला जाए, तो समय आप निकाल सकते हैं। तो वैसे उसी प्रकार से ये लोग भी निकालते, लेकिन ये लोग चाल समय दूरी से नहीं निकालते थे। इसी प्रकार से इन लोगों ने सिद्ध किया था। ये क्लियर हो गया। एडविन पॉवेल हब्बल महोदय, एडविन पॉवेल हब्बल महोदय क्लियर हो गए। इन्होंने बताया था, इन्होंने ही पहली बार बताया था कि दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा नंबर पे आता है एक परिघटना दिया गया था, रेड शिफ्ट। क्या दिया गया था, रेड शिफ्ट दिया गया था, और एक दिया गया था ब्लू शिफ्ट। कौन सा, ब्लू शिफ्ट। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ब्लू शिफ्ट देखिए, एक रेड शिफ्ट दिया गया था, एक ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट के अनुसार क्या कहा गया कि अगर हम आकाश गंगा में देखते हैं, आकाश गंगा या अंतरिक्ष, आकाश गंगा कहना उचित नहीं, अंतरिक्ष कहिए। ये रेड जो शिफ्ट है, जो ये रेड शिफ्ट है, इसके अनुसार ये कहा गया कि अगर हम टेलीस्कोप के, यानी कि हब्बल के टेलीस्कोप से, अगर हम हब्बल टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे तो जो आकाश गंगाएं हैं वो लाल कलर के आसपास दिखाई देती हैं और उनकी तरंग दैर्घ्य घटी हुई मालूम देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह हमसे दूर जा रहा है। क्योंकि देखिए तरंग दैर्घ्य आप विज्ञान का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, नियम पढ़े होंगे साइंस में, तो उसमें क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई मालूम होती है, घटी हुई मालूम होती है। तो घटी हुई का मालूम का मतलब ये हुआ कि वह हमसे दूर जा रहा है, और बढ़ी हुई का मालूम बढ़ी हुई तरंगों का मतलब यह हुआ कि वह हमारे पास आ रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे आप, जो रेड शिफ्ट है इसके अनुसार क्या है कि अगर आप अंतरिक्ष में जब देखेंगे, अंतरिक्ष में अगर आप देखेंगे कोई चीज अगर हमें लाल रंग के आसपास दिखाई दे रही, किस रंग के, लाल रंग के आसपास दिखाई देगी, तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य रहेगी वो कम प्रतीक देगी। क्या होगी, कम प्रतीक होगी या घटी हुई दिखाई देगी। इसी को रेड शिफ्ट कहा जाता है। डॉपलर महोदय ने एक सिद्धांत भी दिया था, लाल विस्थापन का सिद्धांत, वही है, यही है, लाल विस्थापन का सिद्धांत के नाम से जो आप जानते हैं, इसी को कहते हैं रेड शिफ्ट या लाल विस्थापन का सिद्धांत। ये किसने दिया था, तो डॉपलर महोदय ने दिया था। किसने दिया था, डॉपलर महोदय ने दिया था। इन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई वस्तु हमें ब्लू कलर के दिखाई दे रही, ब्लू कलर के आसपास दिखाई दे रही है, ब्लू कलर के आसपास दिखाई दे रही है, यानी कि नीले रंग के आसपास दिखाई दे रही है, तो इसका आशय यह हुआ कि वह हमारे पास हो आएगी, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बढ़ी हुई मालूम देगी। तो मैंने आपको दो बताया, एक पहला तो बताया एडविन पॉवेल हब्बल महोदय के अनुसार, इन्होंने बताया दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड का विकास, यानी कि ब्रह्मांड का विकास अभी भी हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड आज भी बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट के अनुसार ये होता है कि अगर आप अंतरिक्ष में टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे, अगर कोई वस्तु, कोई
आकाशगंगा हमें लाल रंग के आसपास दिखाई देगी तो उसकी तरंग दैर्घ्य घटी हुई मालूम देगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह हमसे दूर जा रही है। और उसी अंतरिक्ष में अगर हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है कोई वस्तु या कोई आकाशगंगा अगर हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह हमारे पास आती है, हमारे पास आती हुई मालूम देगी। इसका वह हमारे करीब आ रही है। इससे ये कैसे स्पष्ट हुआ? इसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई मालूम देगी। क्लियर हो गया दोनों? यानी कि अंतरिक्ष में जब आप टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे अगर वो लाल कलर के आसपास कोई आकाशगंगा या वस्तु दिखाई देती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य घटी हुई मालूम देगी। और इसका मतलब यह हुआ कि वह हमसे दूर जा रही है। दूर जाने का मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है। और दूसरा ब्लू शिफ्ट का मतलब यह होता है कि आप जब अंतरिक्ष में टेलीस्कोप के माध्यम से देखेंगे तो अगर कोई वस्तु कोई आकाशगंगा अगर हमें ब्लू कलर के आसपास दिखाई दे रही है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ी हुई मालूम देगी। और इसका मतलब यह हुआ कि वह हमारे पास आ रहा है, यानी कि वह हमारे नजदीक आ रहा है। तो ये दो परिघटनाएं हैं, एक रेड शिफ्ट है, दूसरा ब्लू शिफ्ट है। और ये एडविन पॉवेल हब्बल महोदय थे। तो कैसा लगा क्लास? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में, और धीरे धीरे बिल्कुल चलूंगा। जिन लोगों को थोड़ा स्पीड में देखना है वो 3 डॉट पर क्लिक करके वहां से जो नॉर्मल लिखा होगा उसको आप थोड़ा सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही चलेंगे। जो ऐसे चलने का कारण ये है कि कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको अभी तक ये सारी चीजें पता नहीं है, समझ में चीजें नहीं आता है। टीचर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं इसलिए उन लोगों को समझ में नहीं आ पाता है। तो उन सभी के लिए एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी गांव का व्यक्ति हो, आपका इंटर पास करके आ रहा हो, उसको एक क्लास आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग देखिए, मैंने आपको सबसे पहले दूरी मापने की इकाई बताया, उसके बाद परिभाषा बताया, उसके बाद संकल्पना बताया, उसके बाद सिद्धांत बताया, उसके बाद साक्ष्य बताया। अब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे निहारिका के बारे में समझेंगे, आकाशगंगा के बारे में समझेंगे, उसके बाद तारों के जन्म के बारे में समझेंगे, तारों का विकास के बारे में समझेंगे, तारों का विनाश के बारे में समझेंगे, टेम्परेचर के आधार पे कौन सा पीला तारा होता है, कौन सा लाल तारा होता है, कौन सा नीला तारा होता है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उन सभी को मैं कल की क्लास में लूंगा। तो ठीक कल की क्लास में लूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।